खासकर बोर्ड्स में इसके अलावा कुछ नहीं, इस नोट्स के अलावा कुछ नहीं। बोर्ड्स वाला के औकात नहीं है कि इससे अलावा कुछ पूछ दे। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में और इस अल्फ़ा सीरीज में। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि अपने क्लास 12 फिजिक्स पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, जिससे अपन लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको ओरिएंटेशन वीडियो में बताया था कि मैं आपको रणनीति के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फिजिक्स का रणनीति के साथ साथ नोट्स भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन लोग योद्धा है और योद्धा का एक ही लक्ष्य सिलेक्शन लेना। और इस सिलेक्शन के लिए मैं आपके लिए अल्फ़ा सीरीज़ लेके आया हूँ। और इस अल्फ़ा सीरीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का नोट्स और रणनीति बताया जाएगा कि कैसे हम अपन लोग इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जैसे कि युद्ध के तरह देखें तो इस पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में 4 सेनापति मान लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें इन चारों सेनापति को यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के पूरी तरह से नॉलेज लेकर और इनके मात देकर इस युद्ध को जीतना पड़ेगा। तो ही अपन लोगों को सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये अपन लोगों के लिए युद्ध है और इस युद्ध को जीतने के लिए अपन लोगों को 3 मंत्री को मारना पड़ेगा। जो जेई का तैयारी करते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जो नीट का तैयारी करते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले अपन पहला मंत्री को देखेंगे फिजिक्स के मंत्री के पास यानी कि फिजिक्स में 4 चेला हो गया। फिजिक्स के मंत्री के पास 4 चेला हो गया। इन चारों चेलों को नाम से बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट हो गया है, फिजिक्स का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। वहीं चौथा ऑप्टिक्स। तो अब सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस अपन लोगों को जैसे कि 100% फुल सिलेबस हुआ फिजिक्स का, तो उसमें 40% पार्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ना है। और वहीं 30% पार्ट मैग्नेटिज्म का हो गया और मॉडर्न फिजिक्स का 18% और ऑप्टिक्स का 12%। और जेई का बात कर ले, जेई में कितना % सिलेबस किस चैप्टर से पूछा जाता है, तो वहीं 40% आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और मैग्नेटिज्म से 30%, मॉडर्न फिजिक्स से 20-30 का रेशियो रहता है और ऑप्टिक्स का 10%। वहीं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में सभी चैप्टर से इक्वल पूछा जाता है। 100% हुआ तो इसको 4 से डिवाइड कर दे, यानी 25। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं फिजिक्स का रणनीति के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स भी दूंगा। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स देखते हैं, साथ ही उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरे क्लास 12 फिजिक्स को अपन लोग चार सेक्शंस में बांटेंगे। उसमें पहला सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 40% सिलेबस अपन लोगों को कवर करना है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी में अपन लोग 3 सेक्शंस में बांट दिए, A, B, C। ए में अपन लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ का मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और सेकेंड बी में आपको कैपेसिटर का और थर्ड में इलेक्ट्रिसिटी का। और इतना करने से अपन लोगों का 40% सिलेबस कवर हो जाएगा। और यही फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्लास 12 फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ का नोट्स दूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आपको नोट्स देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ का नोट्स आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ का नोट्स में मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बता दूं। इस इंडेक्स में सबसे पहला पेज में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन एंड चार्ज के बारे में, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद कूलम्स लॉ। इसी सीरीज में जैसा कि इंडेक्स में ये दिखाया गया है, इसी सीरीज में आप लोग इस नोट्स में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने इस नोट्स में दिया हूँ, उसके बाद चार्ज के बारे में, चार्ज का एसआई यूनिट, इस सब के बारे में दूंगा। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। क्वार्क मॉडल भी दिया गया है जो कि अधिकांश सिर्फ जेई और नीट में पूछा गया है। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग दिया गया है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये सब चार्जिंग का प्रकार है, ये सब दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। और उसके बाद सोर्स ऑफ चार्ज दो प्रकार से होते हैं, पॉइंट ऑफ चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कूलम्स लॉ पे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। फोर्स इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R² होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती से एक मिस्टेक हो गई है। आप इसको नहीं देखेंगे बल्कि आप इसको देखेंगे, फोर्स इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R²। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको फुल डिटेल दिया गया है। यहाँ पर डिफिनीसन भी प्रॉपर ढंग से दिया गया ताकि आपको बोर्ड्स में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स उठा सके, इसीलिए मैं डिफिनीसन प्रॉपर ढंग से दिया हूँ। और साथ में स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पूरा दिया गया है। और उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आप गॉस लॉ को ही इसमें क्यों फेंट दिए। तो गॉस लॉ का फेंटने का एक ही मात्र रीज़न है कि चार्ज निकालने का दो तरीका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसके बाद चार्ज निकालने के दो तरीका है। एक तरीका आता है गॉस लॉ, एक आता है कूलम्स लॉ। तो इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो अब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि इस गॉस लॉ और कूलम्स लॉ में क्या फ़र्क क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर गॉस लॉ का स्टेटमेंट दिया गया है। और उसके बाद प्रूफ गॉस लॉ एंड एग्जाम्पल एज्यूमिंग कूलम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस लॉ से कूलम्स लॉ में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सब बहुत। उसके बाद आप लोग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट्स 1 देखेंगे। यहाँ पर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर मीन्स आपको हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका चार्ज से क्या प्रभाव पड़ता है, -Q +Q, उसके बारे में आपको फुल डेरिवेशन दिया। ये डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड्स के लिए, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आ सकता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मी चार्ज, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इस सब के बारे में आपको दिया गया है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, उस सब का डेरिवेशन भी यहाँ पर दिया गया है। इस डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए VVI है, यानी कि VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पैरेलल प्लेट एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद गॉस लॉ को ख़त्म करके आप लोग फिर से आप एस सी वर्मा को फॉलो करेंगे तो एस सी वर्मा में पहले आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद गॉस लॉ, उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें, उसमें वहाँ पर कूलम्स लॉ पढ़े। कूलम्स लॉ के बाद आप लोग चार्ज निकालने का दूसरा मेथड गॉस लॉ पर आए। और गॉस लॉ से फिर आप लोग लौटेंगे कहाँ, वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इन दोनों को मर्ज करके ये नोट्स बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसके बाद कूलम्स कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड उसके बाद इसका डेरिवेशन, यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिया गया है और डेरिवेशन भी, इसका ग्राफ्स भी दिया गया है। ग्राफ्स काफ़ी जेई और नीट के लिए काफ़ी सब सीधा ग्राफ ही पूछ देता है एग्जाम्स में। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मी चार्ज इन सॉलिड कंडक्टर स्फीयर।
ये भी इसका भी डेरिवेशन, जितना भी बिहेवियर कंडक्टर मैंने आपको पार्ट 1 भी दिया हुआ है, पार्ट 1 का भी पूरा, जैसे कि आप सीधा फार्मूला ला कर आंसर ला सकते हैं। इसका पढ़ने का एक ही मकसद है कि आप डेरिवेशन से बचें, क्योंकि जेई एग्ज़ाम में आप जेई और नीट में वहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए नहीं बैठ सकते। डेरिवेशन करने लगे तो चारों क्वेश्चन में पूरा टाइम बीती है। तो आप इससे सीधा मेथड याद करके पूरा नीचे से डायरेक्ट फार्मूला पर वैल्यू पुट कर आप फार्मूला जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर उसके बाद देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, और देन आप अर्थिंग एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, जो कि आपको सिर्फ जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। जेई और नीट के लिए ही ये, जेई और नीट में ही ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, इसलिए चाहे तो जो बोर्ड्स के सिर्फ तैयारी करते हैं वो इनको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद, इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोग देखेंगे टॉर्क के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल, उसको देखेंगे। उसके बाद आप लोग टॉर्क के बारे में देखेंगे, टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क इन यूनिफॉर्मी, इसी को कहते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। देन उसके बाद आप लोग आते हैं एंगुलर एसएचएम बाई इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी खासकर जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड्स में उतना नहीं आता है, लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स को आप विजुलाइज करके पढ़िएगा ना तो बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। और उसके बाद देखिए इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्मी इलेक्ट्रिक फील्ड। देन उसके बाद अब आप लोग चैप्टर्स के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर इंड होता है। और ये 45 पेज का नोट्स है, और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं, खासकर बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में आपको इसके अलावा पूछ ही नहीं सकता है, कहीं से भी पूछ नहीं सकता है। बोर्ड्स वाला के औकात नहीं इससे अलावा पूछने का, इससे आगे कुछ नहीं, यही अंत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वादा के अनुसार आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ का नोट्स दिया हूँ, और इस नोट्स के बाहर कहीं भी कुछ नहीं पूछ सकता है। मतलब खास करके बोर्ड्स वाला की औकात नहीं है जो इसके अलावा, इससे बाहर कुछ नहीं, यही अंत। मतलब कहते हैं इसको आप देख लिए ना तो आपको पूरा 100 में 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और जेई नीट के लिए आप ये नोट्स पढ़ने के बाद जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि जेई नीट्स में वहाँ पर थ्योरी सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है। अब जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस नोट्स को पढ़ ले, 2 बार 3 बार इस नोट्स को पढ़ ले। उसके बाद जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करें, जितना हो सके जितना अपने कोचिंग का डीपीपी डीएचए ये सब भी सॉल्व करें, जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका वहाँ पर जितना ज़्यादा रफ्तार रहेगा उतना जल्दी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करें फार्मूलाज को, तो फार्मूलाज आपको अनकॉन्शियस माइंड में रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि जितना आप फार्मूला का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना प्रैक्टिस यानी कि जैसे 2D का याद करिएगा, मैक्सिमम हाइट 2G, ये सब सिर्फ पूरा अनकॉन्शियस माइंड में रिमेंबर आना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर सोचने नहीं बैठिएगा कि फार्मूला क्या है। उतना सोचते हैं तो लाइक गए। तो फार्मूला आपको अनकॉन्शियस माइंड में रिमेंबर आना चाहिए। बहुत लोग अनकॉन्शियस माइंड का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि शुरू में कोई कार सीखता है, तो कार सीखेगा तो कोई आदमी आए तो आप ब्रेक लगाइएगा, खाली रोड मिलेगा तो ब्रेक पर से पैर हटाकर आप क्लच दाबिएगा, गियर चेंज करिएगा, फिर एक्सीलेटर लीजिएगा, स्पीड करिएगा। लेकिन आप इसको बार प्रैक्टिस आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि कार कोई आदमी आए, आप ऑटोमेटिक आपको ब्रेक अपने आप लग जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। रोड खाली नज़र आया आपको, ऑटोमेटिक क्लच पर पैर चल जाएगा और ऑटोमेटिक आप गियर चेंज करके स्पीड बढ़ा देते हैं। इसी तरह से आपको फार्मूला पूरा अनकॉन्शियस माइंड में याद रहना चाहिए कि फार्मूला मतलब फार्मूला इतना उसको लिखिए, इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, फार्मूला आपको सीधे अनकॉन्शियस। जैसे आपको पूछता है आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं राजेश, तो जैसे फार्मूला पूछे तो एकदम अनकॉन्शियस माइंड में सीधे बोल दीजिए हाँ
सीधे लिख डालिए, इतना फार्मूला का प्रैक्टिस करे डालिए, इतना प्रैक्टिस फार्मूला पूरा एकदम जीवा पर होना चाहिए, फार्मूला एकदम जीवा पर, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि सिलेक्शन युद्ध के मैदान में यही सबसे बड़ी है, फार्मूला याद करना। बिना फार्मूला के में कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना फार्मूला की मदद से कुछ भी नहीं होना सकता। फार्मूला आपको अनकॉन्शियस माइंड में याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये नोट्स देने का, जेईई नीट वालों को नोट्स देने का एक ही मकसद है कि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। आप इस नोट्स को देखिए, इस नोट्स में पूरा भरपूर एक पॉइंट का एससी वर्मा को आप लीजिए, चाहे एनसीईआरटी के लिए, एक पॉइंट के बहुत विस्तार में आपको बताया गया है। और साथ साथ आप बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड्स के लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया डिफिनीशन दिया गया जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर सकते हैं। और ये नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नीचे आप देख लीजिएगा, आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। और जाइए आप तैयारी करिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए, तोड़ फाड़ मचा दीजिए, पूरा तोड़ फाड़ मचा दीजिए। स्टार्टिंग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक नहीं शुरू किए तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, लास्ट में आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। काम करे ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चले ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। इसी 2 लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। और आए के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों का केमिस्ट्री का रणनीति क्या रहेगा, केमिस्ट्री पढ़ने का आप लोगों का स्ट्रेटजी क्या रहेगा। और साथ ही साथ उसमें मैं आपको केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद।